सभी को नमस्कार। आज की YouTube की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम एटमॉस्फेयर वायुमंडल पढ़ रहे हैं। आज हम वायुमंडल में तापमान का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तापमान है ये हमें सूर्य से प्राप्त होता है और पृथ्वी का जो संचालन है ये निर्बाध रूप से और निरंतर होता है सूर्य से मिलने वाले ताप से। तापमान, ठीक है। अब सूर्य से जो तापमान है ये हमें ऊष्मा के रूप में प्राप्त होता है। ऊष्मा से जो हमारी पृथ्वी है यहाँ पर पवनों का संचार, महासागरीय जल धाराओं, ये सभी का संचालन होता है। तो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार तापमान को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो प्रमुख रूप से पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो हम तापमान को प्रभावित करने वाले जो कारक है उनका अध्ययन करेंगे। तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए सबसे पहले हैं अक्षांश, सेकंड पे रहेगा तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले है अक्षांश का प्रभाव। उसके बाद सागर तल से ऊंचाई, सागर तल से दूरी, स्थल एवं जल का स्वभाव, धरातलीय विशेषताएं यानी एल्बिडो, धरातलीय ढाल, प्रचलित हवाएं, महासागरीय धाराएं और मेघाच्छादन। ये 9 कारक लिखे हैं। ठीक है, इनके द्वारा जो तापमान है वो प्रभावित होता है। सबसे पहले है अक्षांश का प्रभाव। अक्षांश का प्रभाव जैसे हमें ज्ञात है कि ये है हमारी भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त। ये ध्रुव हो गए, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अब हमें ज्ञात है कि जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ जाएंगे, ठीक है, यहाँ दक्षिणी की तरफ जाएंगे तो तापमान में कमी आएगी। ठीक है, जब हम उत्तर की तरफ या दक्षिणी की तरफ जाएंगे तो तापमान कम होगा, तापमान कम होगा क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो भूमध्य रेखा पर लंबवत गिरती है और जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुवों की तरफ, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो किरणों का जो तिरछापन है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे ये जो भूमध्य रेखा है कि तापमान यहाँ अधिक होना चाहिए, सबसे अधिक जो तापमान है वो भूमध्य रेखा पे होना चाहिए, मगर सबसे अधिक जो तापमान है वो भूमध्य रेखा पर नहीं होकर 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण की तरफ होता है। ठीक है, अब भूमध्य रेखा पर अधिक तापमान क्यों नहीं होता है? जो भूमध्य रेखा है यहाँ की सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत गिरती है और गर्मी अधिक होती है, तो यहाँ जो वाष्पीकरण है वो अधिक होता है जलीय भागों का। तो उसके बाद क्या है, यहाँ संवहनीय क्रिया होती है, यानी जो संवहनीय धाराएं चलती है। ठीक है, और संवहनीय वर्षा होती है यहाँ पर। तो वर्षा होती है यानी यहाँ मेघाच्छादन होता है, बादल बन जाते हैं जिससे सूर्य का जो प्रकाश है वो अवशोषित हो जाता है बादलों के द्वारा।
इसलिए अधिक तापमान है वो भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा पर अधिक तापमान हमें मिलेगा, ना कि भूमध्य रेखा पर। ठीक है, और तो ये तो हो गया अक्षांश का प्रभाव। ठीक है, उसके बाद है सागर तल से ऊंचाई। अब सागर तल से जो ऊंचाई है, जैसे हमें पता है कि कोई भाग है, जैसे उच्चावच होते हैं, कि अगर कोई क्षेत्र है, कोई पर्वतीय भाग है, वो जितना अधिक ऊंचा होगा पृथ्वी से, वहां जो गर्मी उतनी ही कम होती है। जैसे गर्मी के समय हम शिमला है या और कहीं हिल स्टेशन पे घूमने जाते हैं, तो वहां तापमान क्या है, कम रहता है। कम रहने की वजह क्या है, जो वायु है, ठीक है, ये स्थल है, स्थल भाग के जो पास में जो वायु मिलेगी, ठीक है, वो गर्म होगी। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, तो इसका तापमान कम होता जाएगा वायु का। ठीक है, यानी जो वायु है, जो धरातल के पास वाली वायु ही अधिक गर्म हो पाती है। ठीक है, अधिक ऊंचाई पर वो गर्म नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि जो क्षोभ मंडल में जब हम 165 मीटर ऊपर की तरफ जाते हैं, तो 1 डिग्री तापमान है वो कम हो जाता है, तापमान कम होता है। तो उसी तरीके से 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। तो इसे सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। ठीक है, जो 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है, इसे सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। यानी जो हमारा बिंदु है सागर तल से ऊंचाई, यानी सागर तल से जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे, वहां हमें तापमान कम मिलेगा, और जितना हम ये धरातल के पास में रहेंगे, वहां तापमान है वो अधिक रहेगा। अगला बिंदु है सागर से दूरी। ठीक है, अब देखिए सागर से दूरी, एक तो होता है सागरीय क्षेत्र और एक स्थलीय क्षेत्र। अब जो सागरीय क्षेत्र है वो जल्दी, जो सागर है ये जल्दी सॉरी, ये तो देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है, एक तो ये है। दूसरा, जो सागर के पास है, वहां की जो जलवायु है वो सम होती है, यानी सागर के पास तो अधिक, ना तो अधिक गर्मी होगी ना अधिक सर्दी होगी। और जैसे जैसे हम, मान लीजिए ये कोई सागरीय क्षेत्र है, ठीक है, और ये जैसे मान लीजिए ये कोई सागरीय क्षेत्र है, ठीक है, और ये स्थल है, यहाँ जो जलवायु रहेगी वो सम जलवायु मिलेगी, समकारी। ठीक है, यानी ना तो अधिक गर्मी होगी ना अधिक सर्दी होगी। जैसे जैसे हम स्थल की तरफ आएंगे, तो यहाँ समकारी प्रभाव नहीं रहेगा जलवायु का, यहाँ गर्मी और जो सर्दी है वो अधिक होगी। ठीक है, तो इससे फिर नेक्स्ट है स्थल और जल का स्वभाव। देखिए स्थल और जल का स्वभाव, अब जैसे सूर्य से हमें जो सूर्य ताप मिल रहा है, इसमें स्थल और जल इनके गर्म और ठंडा होने का अलग अलग समय होता है। जैसे जो स्थल है यह जल्दी गर्म होगा और जल्दी ही ठंडा हो जाएगा ये, और जबकि जल है ये देर से गर्म
और देर से ठंडा होता है। ठीक है, तो स्थलीय भाग पर इस वजह से अधिक गर्म होता है, यानी जो स्थलीय भाग है जलीय भाग की तुलना में यह गर्म अधिक होता है। ठीक है, क्योंकि जो स्थल है, स्थल एक तो पारदर्शी नहीं होता है। ठीक है, जो स्थल है यह अपारदर्शी होता है, यानी सूर्य की जो किरणें हैं वो स्थलीय भाग को अधिक गहराई तक ही गर्म नहीं कर पाती है, और जबकि जो जलीय भाग है यह पारदर्शी होता है और लगभग 20 मीटर तक 20 मीटर तक जो सूर्य की जो किरणें हैं वो जल को गर्म कर पाती है, यानी सूर्य की जो किरणें वो अधिक डीप तक जाती है। और उसके बाद महासागरीय क्षेत्रों में धाराएं भी चलती हैं, तो उसकी वजह से भी जो जल है वो देर से गर्म होता है। तो स्थल पर गर्मी अधिक रहती है और जलीय क्षेत्रों में गर्मी कम रहती है। फिर है धरातलीय विशेषताएं अल्बिडो। अब देखिए धरातलीय विशेषताओं में क्या है एल्बिडो में, जैसे धरातल का जो क्षेत्र है वो अलग अलग है, एक समान क्षेत्र नहीं है। कहीं पर बर्फ अधिक है, कहीं पर घासीय का क्षेत्र मिलेगा, कहीं पर काली मृदा है। ठीक है, इस तरह से अलग अलग क्षेत्र मिलेंगे। तो अलग अलग जो क्षेत्र है, जो धरातल है वो अलग अलग सूर्य से आने वाली जो विकिरण है, जो ऊर्जा है या जो ऊष्मा है उसको ग्रहण करते हैं। जैसे हिम क्षेत्र है, ये 70 से 90% तक जो सूर्य की विकिरणों का प्रत्यावर्तन कर देते हैं, यानी अंतरिक्ष में भेज देते हैं। यानी जो हिम क्षेत्र है वो सूर्य से आने वाली ऊष्मा का मात्र 10 से 30% भाग ही ग्रहण करता है और बाकी ये अंतरिक्ष में लौटा देता है। ठीक है, तो पृथ्वी का जो धरातल है वो सभी जगह एक समान गर्म नहीं होता है, प्रत्येक जगह अलग अलग गर्म होता है। ठीक है, क्योंकि धरातल का जो बनावट है वो अलग अलग है, धरातल का जो स्वभाव है वो अलग अलग है। ठीक है, तो इसे एल्बिडो कहते हैं, यानी जिन विकिरणों का वापस से अंतरिक्ष में प्रत्यावर्तन हो जाता है उसे एल्बिडो कहते हैं। फिर नेक्स्ट है धरातलीय ढाल। अब धरातलीय ढाल में क्या है कि जैसे अगर कोई पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, अब जैसे पर्वतीय क्षेत्र है, अब मान लीजिए हिमालय की बात करते हैं अपने। ठीक है, ये पश्चिम, ये पूर्व, मान लीजिए ये हिमालय है। ठीक है, अब हिमालय का ये जो दक्षिणी भाग है, यानी जो मुख्य जो सूर्य की तरफ जो क्षेत्र रहेगा वो अधिक गर्म होगा। ठीक है, अब ये हिमालय का ये जो दक्षिणी भाग है ये गर्म अधिक होगा, क्योंकि ये सूर्य के सामने है हिमालय का दक्षिणी भाग। और जबकि इसका उत्तरी भाग है ये सूर्य की जो किरणें हैं उसके विपरीत है, तो जो उत्तरी भाग में उतनी अधिक सूर्य ताप मिलेगा नहीं। ठीक है, तो तापमान भी अधिक नहीं होगा, जबकि दक्षिणी भाग है किसी पर्वतीय क्षेत्र का वो अधिक गर्म होगा। तो ये था धरातलीय ढाल। नेक्स्ट है प्रचलित पवन। प्रचलित पवन में जैसे पवन या जो धाराएं हैं, ठीक है, पवन या फिर जो धाराएं हैं, देखिए कुछ जो पवन है गर्म होती है और कुछ ठंडी होती है। उसी तरीके से धाराएं भी कुछ गर्म होती है और कुछ ठंडी होती है। अब यह है भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। ठीक है, ये रेखाएं हैं आर्कटिक वक्र, अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, अगर भूमध्य रेखा से वायु चलेगी तो वो गर्म होगी,
तो ये जिस तरफ ये वायु जाएगी वो क्षेत्र क्या है, गर्म हो जाएगा। अगर ध्रुवीय क्षेत्रों से वायु प्रवाहित होगी भूमध्य रेखा की ओर, तो ये इस क्षेत्र को ठंडा कर देगी। ठीक है, उसी तरीके से जो धाराएं हैं, जो गर्म जल धारा है, अगर गर्म जल धारा प्रवाहित होगी तो उस क्षेत्र में गर्मी अधिक हो जाएगी। अगर ठंडी जल धारा प्रवाहित होगी तो उस क्षेत्र में ठंड अधिक हो जाएगी। प्रचलित पवन, ठीक है। हालांकि धाराएं ये है, एक साथ ही हो गया, ये महासागरीय धारा है। ठीक है, ये महासागरीय धारा है। अब जैसे गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम की जो जल धारा है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है और ये गर्म जल धारा है। क्या है, गर्म जल धारा है। अब जो गल्फ स्ट्रीम है गर्म जल धारा है और उत्तरी पश्चिमी यूरोप का जो तटीय क्षेत्र है ये उसे गर्म रखती है, यानी वो जमने नहीं पाता है। अगर सर्दी है तो वहां ये जो तट है उत्तरी पश्चिमी यूरोप का वो जम नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि गल्फ स्ट्रीम की जो गर्म जल धारा है वो वहां जाती है और वहां पर गर्मी अधिक रहती है, इस वजह से ये तट है वो जम नहीं पाता है। नेक्स्ट है मेगा छादन। मेगा छादन में जैसे अब सूर्य का जो प्रकाश है, जैसे ये पृथ्वी है और ये बादल बने हुए हैं, ठीक है। तो इसमें अब क्या होगा कि सूर्य से जो अगर प्रकाश आ रहा है, ठीक है, तो बादल भी क्या अवशोषित करते हैं। उसके बाद जो पृथ्वी है, जो पार्थिव विकिरण करती है, उस दौरान भी ये बादल क्या है, ये पार्थिव विकिरण को अंतरिक्ष में जाने से रोकते हैं। तो जब बादल है पार्थिव विकिरण को जाने से रोकेंगे तो जो धरातल है, धरातल का तापमान ये बढ़ेगा। ठीक है, जब आकाश बादलों से आच्छादित होगा तो जो पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। अगर जब बादल नहीं होंगे, अब मान लीजिए मेगा छादन नहीं है, तो जो पार्थिव विकिरण है वो आसानी से अंतरिक्ष में चली जाएगी। ठीक है, और पृथ्वी का जो धरातल है वो फिर गर्म नहीं होगा। ठीक है, संतुलन बना रहेगा, ठंडा रहेगा। तो ये थे तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट है अपने तापीय प्रतिलोमन। अब तापीय प्रतिलोमन क्या होता है? वैसे तो जब हम पृथ्वी से जब ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो जो तापमान है वो घटता है, लेकिन तापीय प्रतिलोमन में क्या होता है, तापमान है वो बढ़ने लगता है। ठीक है, यानी तापमान है वो बढ़ने लगता है। नीचे ठंडी वायु होती है और इसके ऊपर गर्म वायु होती है। ठीक है, तो अगर तापमान बढ़ता है तो इसे हम ऋणात्मक ताप पतन दर कहते हैं। ठीक है, जब तापमान कम होता है तो उसे सामान्य ताप पतन दर कहते हैं, जो कि 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर तापमान बढ़ता है तो उसे हम ऋणात्मक ताप पतन दर कहते हैं। अब तापीय प्रतिलोमन के लिए कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, जैसे जाड़े की लंबी रातें। यानी यह मुख्य रूप से वैसे तो सर्दियों में होता है और उच्च अक्षांशों में मिलेगा। भूमध्य रेखा पर यह जो क्रिया है वो कम मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि होती नहीं है, बहुत कम होती है। ठीक है, क्योंकि देखो जाड़े की लंबी रातें, यानी जो सर्दियों की रातें हैं वो लंबी होनी चाहिए, ताकि पृथ्वी से होने वाला विकिरण है वो लंबे समय तक होते रहे। उसके बाद स्वच्छ आकाश, आकाश है वो स्वच्छ होना चाहिए, यानी बादल रहित होना चाहिए।
जो आकाश है, ठीक है। क्योंकि अगर बादल होंगे तो पृथ्वी से पार्थिव विकिरण नहीं हो पाएगा, जो बादल है उसे रुकावट कर लेंगे, ठीक है। तो फिर तापीय प्रतिलोमन नहीं हो पाएगा। शुष्क पवन, पवन है वो शुष्क होनी चाहिए। अगर पवन में आर्द्रता होगी, पवन आर्द्र होगी तो जो पार्थिव विकिरण है उनका अवशोषण हो जाएगा, ठीक है, उनका अवशोषण हो जाएगा। शुष्क पवन है वो पार्थिव विकिरण का अवशोषण नहीं करेगी। और वायुमंडल शांत और स्थिर होना चाहिए। जो वायु है अधिक तीव्र नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का वायुमंडल है शांत रहना चाहिए, ठीक है। फिर है हिम से आच्छादित धरातल। जो धरातल है वो हिम से आच्छादित होना चाहिए, ताकि जैसे हिम से आच्छादित होगा ना, तो जो सूर्य से आने वाली किरणें तुरंत ही यहाँ से प्रत्यावर्तन होकर चली जाएगी, ठीक है। और ऊपर का जो वायुमंडल है वो गर्म नहीं होगा। तो तापीय प्रतिलोमन के लिए ये निम्न दशाएं ये होनी चाहिए, उसी के उपरांत ही ये तापीय प्रतिलोमन की क्रिया होती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।